नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी का नाम है गौरी शंकर बने एक दूजे के लिए। और दोस्तों, इस कहानी के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। सातों पार्ट पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप सातों पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे से कहानी का संपूर्ण पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि संपूर्ण पार्ट की वजह से ही कहानी में कुछ प्रॉब्लम मतलब इस चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से अगले 3 महीने तक इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि 3 महीने बाद इसकी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होने वाली है। तो उसके बाद हम कहानी वैसे प्रॉपर आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर संपूर्ण पार्ट अब आगे से नहीं आएगा। और जितने भी अब अभी तक इस कहानी के जितने भी संपूर्ण पार्ट इस चैनल पर पड़े हुए हैं, ये आने वाले 2 से 3 महीने तक ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सारे के सारे पार्ट्स मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए अंकल, मैं सिर्फ अपने पिताजी के सम्मान के लिए एग्री हुई हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें वापस जॉब दिलाइए। देखो बेटा जी, तुम जितनी जल्दी मेरे बेटे से शादी करोगी, उतनी जल्दी तुम्हारे पापा रीस्टैंड हो जाएंगे। पहले शादी तो हो जाने दो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छी बहू की तरह यहाँ सारे रिश्ते निभाओगी। सांसद महोदय बोले, मेरी ओर से कभी किसी के भी सम्मान में कमी नहीं होगी, परंतु आपके बेटे के साथ एडजस्ट होने में मुझे समय लगेगा, क्योंकि मैं पहले से ही ब्याहता थी और अपने पति से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, मैं रतन को इस बात के लिए समझा दूंगा। तुम आहूजा जी को फ़ोन दो। हाँ, हेलो आहूजा जी। देखिए, मैं 1 हफ्ते बाद की शादी का निमंत्रण भेज रहा हूँ। आपकी ओर से भी तैयारी कर लीजिए, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। 1 हफ्ते में प्रशासन अकादमी का भी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा। फिर रतन और गौरी दोनों फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम शादी का आयोजन कर लेंगे। ठीक है सेन साहब। गौरी उस दिन वापस प्रशासन अकादमी चली गई। वो अंदर से इतनी टूट गई थी कि उनके चेहरे से मुस्कान ही गायब हो गई थी। जब वो अपने रूम पर पहुंची तो साधना वहां पर बैठी थी। उसे देखते ही गौरी रोने लगी। साधना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो अब भी रो रही थी। गौरी, क्या हुआ? कुछ बताओगी? पहले तुम चुप हो जाओ। गौरी थोड़ी शांत हुई। इधर बैठो और बताओ क्या हुआ। क्या बताऊं साधना, आज मैं अपने आप से हार गई। मैं सोचती थी कि मैं बहुत सक्षम हूँ, बड़ी अधिकारी बन गई हूँ, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई मुझे मजबूर नहीं कर पाएगा। परंतु बेकार की बातें हैं सब। वो फिर से रोने लगी। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, पहले चुप हो जाओ प्लीज़, साधना बोली। गौरी थोड़ी शांत हुई। यार, उस नीच रतन ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की। क्यों? क्योंकि वो मुझसे शादी करके उस दिन के थप्पड़ का बदला लेना चाहता है। क्या नुकसान पहुंचाया उसने तेरे परिवार को? उसने अपने पिताजी से कहकर शंकर का एक्सीडेंट करवाया, वो भी ट्रक से, और मेरे पापा को सस्पेंड करवा दिया। वो फिर से रोने लगी। अरे तो चुप हो जा, बार बार क्यों रोती है? रोने से क्या समस्या का समाधान निकल आएगा? नहीं ना। साधना थोड़ी कम इमोशनल और सुलझी हुई लड़की थी। तू आगे बता, फिर क्या हुआ? परसों रात को शंकर बेचारा मेरे घर आया मुझे लेने के लिए। वो बुखार में तड़पता रहा। मेरे घर के सामने रोड पर बारिश में बैठा रहा, ताकि मुझे मना कर ले जा सके। पर मैंने उसे धोखा दे दिया। मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। ओह! ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बेचारा तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी तो हालत ख़राब हो गई होगी। हाँ साधना, वो बुखार में वहीं पर बेहोश हो गया था। फिर पापा ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा। अभी वो ठीक है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया गौरी, साधना बोली। मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आ रही है। तुझे उसे बता देना चाहिए था। बता देती तो वो जी नहीं पाता। साधना, उसे जीवित और स्वस्थ रखने के लिए धोखा देना ही बेहतर था। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है, पर तेरे इस फैसले से तेरे जीवन पर कितना असर पड़ रहा है ये देख। तुझे रतन के साथ निभाना पड़ेगा। हाँ साधना, क्या करूँ मैं? उस नीच के साथ निभाना जैसे मेरे लिए कांटों पर चलने के समान है। मैं जानती हूँ साधना कि उसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए। वो मेरे शरीर को नोच नोच कर खाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ गौरी, किंतु कितने दिन? यदि तू उससे भावनात्मक लगाव खत्म कर देगी तो तेरे शरीर से ही उसका मन धीरे धीरे उब जाएगा। फिर वो तुझसे अलग रहने की कोशिश करेगा। बस यही एक तरीका है उससे अलग होने का।
तुम कुछ ऐसा करो कि वो खुद से अलग होना चाहे, साधना ने कहा। मुझे अभी तो यही सोच सोच के आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि जिस मन को, जिस शरीर को मेरे शंकर ने इतने प्यार से सहेज कर रखा है, उसे मुझे रतन को छोने देना पड़ेगा। छी! पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा गौरी, तू बस धैर्य रख और अपने ईश्वर पर भरोसा रख। चल अब सो जा, कहकर दोनों सो गए। अगले दिन क्लास के बाद रतन उसके पास आया। रुको 2 मिनट, रतन बोला। उठो यहाँ से, मुझे जाना है, गौरी बोली। अब तुम मेरी बीवी होने वाली हो, बैठो। अभी बनी नहीं हूँ रतन। मजबूरी में तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो, पर मुझे नहीं। देखो गौरी, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मुझे जो तरीका तुम्हें हासिल करने का ठीक लगा मैंने वही किया। इसे तुम चाहत कहते हो रतन? अगर तुम सचमुच में मुझे चाहते तो मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते। तुम्हें तो सिर्फ मेरे जिस्म से लगाव है, तुम्हें वही चाहिए ना बस। वो तुम्हें मिल तो रहा है, तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो गई। देखो गौरी, तुम इस तरह मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा होगा, तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए और तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी। सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं तैयार हुई हूँ रतन, ये बात तुम भूलना नहीं। मुझे ये भी मालूम है, मैंने जो तुम्हें तमाचा मारा था उसी की वजह से तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया और बदला निकालने पर तुल गए हो, ऐसा ही समझ लो। पर अब तुम्हें मेरे ही साथ रहना है, ये अच्छे से याद रखना। अगर तुमने शंकर से या उसके परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। एक बार तो ट्रक उसको सिर्फ ठोकर मारकर बचा कर निकल गया, अगली बार सीधे उसके ऊपर से जाएगी। सोच लिए रहो। इसलिए ही तो चुप हूँ रतन। और मेरे पापा का क्या, उनसे क्या दुश्मनी है? मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब उनको रिस्टेंट क्यों नहीं करवाते हो? उनकी जॉब उनको वापस दिलाओ। इतनी जल्दी क्या है, तुम शादी तो कर लो, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर उनको वापस दिलवा दूंगा उनकी नौकरी। पुलिस वाले होकर खुद अन्याय करते हो रतन, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हें पाने की इच्छा रखना बुरी बात है क्या? हाँ, बिल्कुल बुरी बात है। मैं शादीशुदा हूँ, ये जानते हुए पाने की इच्छा रखना बुरी बात है। जिस तरीके से तुमने मुझे मजबूर किया वो बुरी बात है। क्या अच्छा है इसमें? देखो मुझे बहस नहीं करनी, मुझे तुम्हें पाना है बस। हाँ तो मिल रही हो ना तुमको, जो मन चाहे कर लेना। हटो अब यहाँ से, मुझे जाने दो। यह कहकर वो उठकर क्लास से बाहर निकल गई। 3-4 दिन बाद उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। विवाह के पहले दिन गौरी के पिता ने गौरी से कहा, मैं जानता हूँ बेटा, तुमने हम सब की खातिर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। नहीं पापा, बल्कि मुझे तो संतुष्टि है कि मेरा जीवन आप सबके काम आ सका। संतुष्टि ना बेटा, खुशी तो नहीं है ना। देखिए पापा, कुछ चीज़ों को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। भाग्य में होगा तो खुशी कभी ना कभी मिल ही जाएगी। फिर शंकर के साथ मैंने जो समय गुजारा, आपके सपने को पूरा किया, ये सब खुशी के पल थे। आप निश्चिंत रहिए, आपकी थोड़ी हिम्मत मेरे खून में भी है। इतनी जल्दी निराश होने वाली नहीं हूँ और शंकर के प्यार की ताकत तो मेरे साथ ही है। उसके पापा दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तो बेटी के जीवन को बर्बाद होते देख रहे थे, परंतु कुछ कर नहीं पा रहे थे। गौरी ने पिताजी के कंधों पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा पापा, आप चिंता मत कीजिए। अब हम ठीक हैं, सच्चे हैं तो भगवान सब ठीक कर देंगे। क्या पता बेटा, मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। ऐसी घटना किसी की वजह से नहीं होती पापा, ये सब नियति का खेल होता है। ऊपर वाला सब पहले से ही लिखा रहता है, इसलिए मैंने उसे अपनी नियति मान लिया। आप जाकर आराम करिए, क्योंकि कल मेरी शादी है। पापा की आंखों में आंसू थे, वो उठकर सोने चले गए। दूसरे दिन रतन और गौरी की शादी हो गई। सांसद ने बड़ा ही खर्चीला विवाह आयोजन किया था। सारे मंत्रीगण विधायक उनके बेटे की शादी में आए थे। उदासी गौरी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, परंतु वो मुस्कुराने के लिए मजबूर थी। रात को सांसद के निजी आवास पर गौरी तीसरी मंजिल से खड़ी होकर लोगों को देख रही थी। ये रौनक उसके दुख का कारण थी। जितना वो देखती उतनी ही तकलीफ होती। रात के लगभग 12 बज गए थे। सब लगभग जा चुके थे, लेकिन उसका पति
अभी तक घर नहीं आया था। वो तो प्रार्थना कर रही थी कि रात बिना उसके आए यूं ही कट जाए। पर अचानक 1 बजे के आसपास उसके कमरे की घंटी बजी। उसे समझ में आ गया कि रतन आ गया होगा। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने रतन ही था, परंतु उसके मुंह से शराब की बड़ी दुर्गंध आ रही थी। तुम पीकर आए हो रतन? हाँ, मैं पीकर आया हूँ। और तुम कौन होती हो मुझे ये पूछने वाली? अभी शादी करके बीवी बनाया है ना? हाँ तो क्या हुक्म चलाओगी? चुपचाप नौकरानी की तरह यहाँ पड़ी रहो। मुझे शराब पीने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है रतन, गौरी बोली। तुमसे पूछा किसी ने? मेरी मर्जी में जो चाहे पीऊं। तुम बीवी हो, बीवी की तरह रहो, नहीं तो नुकसान तुम्हारे परिवार का होगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? देखो, आज मैंने तुमको हासिल कर लिया है। क्या बिगाड़ लिया तुम्हारे परिवार वालों ने मेरा? वो सुपरवाइजर, क्या हैसियत है उसकी मेरे सामने? वो लोग कमज़ोर नहीं है रतन। मैं चुप हूँ इसलिए वो लोग चुप हैं। अगर शंकर को बता देती ना, तो वो तो तुम्हें मार डालता। तड़ाक! रतन ने अचानक गौरी को तमाचा जड़ दिया। चुप करो बदतमीज! मेरी बीवी होकर उसके बारे में बात करती हो। याद रखना, जब तक तुम मेरी ज़रूरतें पूरी करती रहोगी तभी तक वो जिंदा रहेगा। और मेरी ज़रूरत तुम जानती ही हो। गौरी वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रोने की नौटंकी मत करो। इधर आओ और मेरी ज़रूरतें पूरी करो। भयंकर मानसिक पीड़ा के साथ गौरी ने सरेंडर कर दिया। उसने अपना दिमाग शून्य कर दिया। वो भयंकर यौन उत्पीड़न का शिकार हो गई, पर इतनी मजबूर थी कि कुछ भी कर नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के अंदर ये सहन करना उनके लिए आम बात हो गया था। रतन के यौन उत्पीड़न को तो वो सहन कर सकती ही थी, वरन कई बार तो उसके साथ मारपीट भी करता था। एक रात रतन अपने पिता की आय का काला चिट्ठा लेकर घर आया। सुनो, ये फाइल रखो, इसकी पूरी जवाबदारी तुम्हारी है, रतन बोला। क्या है ये? तुम फाइल खोल कर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। गौरी ने फाइल खोलकर देखा तो सांसद महोदय की संपत्ति और आय का काला चिट्ठा था। ये सब क्या है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? गौरी ने पूछा। ये सब भी पिता की ही संपत्ति है। तो इन सभी को तुम्हें लीगल बनाना है। मैं ही क्यों, तुम इसे मुझसे बड़े अधिकारियों को भी तो दे दो। तुम्हारे पिताजी तो सांसद हैं, उनकी तो ऊपर तक अच्छी पकड़ है। वो किसी को भी बोलेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। आखिर मेरे पापा को तो 2 दिन में सस्पेंड कर दिया था तुम लोगों ने। अच्छा हाँ, क्या हुआ मेरे पापा का? उनकी कब वापसी होगी? अभी तो शादी भी हो गई है। तुम्हें जो चाहिए था वो भी मिल चुका है। अब तो बोलो तुम्हारे पापा को। ठीक है, मैं बोलता हूँ। तुम ये काम पहले, रतन बोला। देखो रतन, मैं एक ईमानदार पिता की बेटी हूँ। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। ईमानदारी? किस बात की ईमानदारी? 25 साल की ईमानदारी से क्या मिला तेरे बाप को? एक दिन लगा उसको झूठे केस में फंसाने के लिए। अब तू ये चाहती है कि ये सब मीडिया में जाए कि उनको भ्रष्टाचार के लिए सस्पेंड किया गया है? रतन चिल्लाते हुए बोला। देखो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सब अधिकारी मेरे काम पर नजर रखते हैं। तुम अपने पिताजी से कहो कि ऊपर बात करे, मेरे अधिकारियों से बात करे। मैं बस सभी फाइल्स आगे बढ़ा दूंगी। बाकी तुम्हारे पापा जाने और वो अधिकारी जाने, लेकिन शर्त एक ही है कि मेरे पापा की नौकरी वापस होनी चाहिए। इधर एक दिन शंकर जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने एक पत्र दिया। ऊपर लिखा था, साक्षात्कार पत्र, प्रेक्षक लोक सेवा आयोग। उसने पत्र खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जज की लिखित परीक्षा निकाल ली थी, जो उसने गौरी के मुख्य परीक्षा के समय दी थी। उसके अरमानों के पंख लग गए। उसे दुख मिश्रित सुख का अनुभव हुआ, क्योंकि गौरी ने उसे उसके निम्न स्टेटस के लिए छोड़ दिया था। 1 सप्ताह बाद उसका इंटरव्यू था। उसने सिर्फ गौरी और उसके परिवार को दिखाने के लिए जमकर मेहनत की। वो सिलेक्ट होकर और जज बनकर उनको दिखा देना चाहता था कि वो भी उनके स्टेटस के बराबर पहुंच गया है। ये स्टेटस शब्द उसे जीवन भर चुभता था, इसलिए वो उस 1 सप्ताह में अपनी क्षमता से अधिक मेहनत की। आखिर साक्षात्कार का दिन आया और उसने बड़े आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसे के साथ साक्षात्कार दिलाया। साक्षात्कार के अंत में जब उसे पूछा गया कि तुम जज क्यों बनना चाहते हो,
तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवन भर सुपरवाइजर नहीं बने रहना चाहता हूँ। इस उत्तर ने बोर्ड में बैठे सभी सदस्यों को प्रभावित किया और शाम को जब रिजल्ट आया तो शंकर का प्रथम स्थान मिला तो वो खुशी से ही पागल हो गया। उसे जो चाहिए था जीवन में वो मिल गया था। अब उसे सिर्फ ये सब गौरी को दिखाना था। गौरी के पापा अब भी सस्पेंड ही थे। उनकी नौकरी उन्हें अभी तक वापस नहीं मिल पाई थी, जबकि गौरी की शादी हुए 1 महीना होने वाला था। फिर एक दिन उसके पापा का फ़ोन आया। हेलो गौरी। हाँ पापा, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम कितनी तकलीफ़ें सह रही हो। हाँ पापा, और किसी बात का विरोध भी नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही विरोध करती हूँ तो रतन आपको रीस्टैंड ना करने की धमकी देता है और मैं चुप हो जाती हूँ। पर मैंने तुझे आज फ़ोन इसलिए किया है बेटा कि शासन ने मेरा सस्पेंशन ख़त्म कर दिया है और मुझे बहाल कर दिया गया है। ओह! ये तो अच्छी बात है पापा। ये तो बहुत बड़ी घटना है। आपको निष्कलंक होकर वापस अपना जॉब मिल रहा है। पर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ बेटा। ऐसी सम्मान के साथ वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर घर पर रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ गौरी कि तुम शंकर की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से कमज़ोर पड़ रही थी। अब तुम उसकी बातों का विरोध कर पाओगी, क्योंकि जब मैं और तुम्हारी मम्मी जॉब में ही नहीं रहेंगे तो धमकी किस बात की देगा पापा? तब भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेटा तू घर क्यों नहीं आ जाती? तू चुपचाप घर आ जा। हम सब यहाँ से कहीं दूर जाकर बस जाएंगे। आपने मुझे कभी भाग कर जीना नहीं सिखाया पापा, तो आज मुसीबतों से भागकर मैं ज़िंदगी भर डरपोक की तरह जीना नहीं चाहती। ऊपर से मैं भाग गई तो शंकर को नुकसान पहुंच सकता है। ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अब मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही चलने दो पापा। अब तो इन सब बातों की इतनी आदत हो गई है कि वो मुझ पर चिल्लाते भी हैं तो दिन सामान्य गुजरता है। आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके चिंता मुक्त रहिए पापा। वो अब कुछ नहीं करेगा। प्रेम बहुत लंबा होता है पर लालसा बहुत छोटी होती है। उसे सिर्फ मेरी लालसा थी, प्यार नहीं था, इसलिए वो ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों के लिए मेरे कमरे में आता है। ना उसे मुझसे कोई भावनात्मक लगाव है और ना ही मुझे उससे कुछ भावनात्मक लगाव है। मैं ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ बेटा। यही मेरी स्थिति समझकर खुश रहने की कोशिश करिए पापा। चलिए मुझे कुछ उनके फादर की फाइलें बढ़ानी हैं, मैं रखती हूँ। सुनो, सुनो क्या बोली तुम बेटा? आहूजा जी ने कहा। सांसद महोदय की बेनामी संपत्ति को लीगल करने के लिए वो मुझ पर दबाव बना रहे हैं पापा। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि गौरी किस तरीके से उनकी संपत्ति को आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, या वो क्या करेगी उस संपत्ति को लेकर के। तो इस इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।